हाय एवरीवन। तो आज डिटेल में डिस्कस करेंगे सेंचुरी प्लाईवुड्स इंडिया लिमिटेड को। इस कंपनी के ऊपर काफी लोगों के क्वेश्चंस हैं, काफी लोगों ने पूछा है इसके बारे में कि ये कंपनी कैसी है, इसके ऊपर एनालिसिस करना चाहिए। तो मैंने डिटेल में स्टडी किया है, ठीक है। कंपनी के टेक्निकल्स, फाइनेंशियल्स, इसके मैनेजमेंट की कॉन्फ्रेंस कॉल, इसका प्रोडक्ट क्या है, प्लस इसकी इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म करेगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को चलने के लिए, किसी भी कंपनी को परफॉर्म करने के लिए उसकी इंडस्ट्री कैसी है वो बहुत मैटर करती है। तो इसकी इंडस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जिनको इसका प्रोडक्ट नहीं पता, मैं आपको एक क्विक व्यू दे देता हूँ कंपनी करती क्या है। सेंचुरी प्लाईवुड जो है ये बेसिकली लकड़ी का काम करती है। लकड़ी के अंदर जितने भी आप एमडीएफ बोर्ड्स देखते हैं, पार्टिकल बोर्ड्स होते हैं, प्लाईवुड्स होते हैं, ये जो लैमिनेट्स होते हैं, कंपनी उस चीज का काम करती है। आप इनके प्रोडक्ट्स में अगर आप आके देखेंगे तो यहाँ पे आपको एमडीएफ, डीवीआर, पार्टिकल बोर्ड, आर्ट्स, ग्रीन प्रोडक्ट्स, ये सब आपको दिख रहा होगा। तो यही सारी चीजें कंपनी बनाती है। और नीचे अगर मैं आपको इनकी कैटेगरी दिखाऊं, देखो जिस तरीके से यहाँ पे ये इन्होंने एक बाथरूम के ऊपर ये दीवार में लकड़ी लगा रखी है, वो ये लैमिनेट्स है इनके। ये वुडन चीजें जो होती हैं, बेड कैसे बनता है, हर एक चीज जहां जहां लकड़ी का यूज होता है उस सभी प्रकार की लकड़ी ये कंपनी बनाती है। वो सभी बोर्ड्स, वो सभी तरीके की प्लाईवुड ये कंपनी बनाती है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको एक ठीक ठाक आइडिया लग गया होगा इस कंपनी के बारे में कि ये क्या करती है। और ये लोअर रेंज से लेकर के प्रीमियम रेंज तक बनाते हैं। मतलब ये जो आप देख रहे हो काफी प्रीमियम रेंज कैटेगरी है इनकी। और लोअर रेंज के अंदर भी सनमाइका है, प्लाईवुड है, ये सब चीजें ये लोग बना रहे हैं। तो हर एक कैटेगरी के कस्टमर को ये लोग टारगेट करते हैं। ऐसा नहीं कि प्रीमियम रेंज ही सिर्फ बना रहे हैं, नहीं। हर एक कैटेगरी के अंदर ये लोग हर एक कस्टमर को टारगेट करके अपने प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहे हैं और लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में। ठीक है, तो बात करते हैं इनके फाइनेंशियल्स की। फाइनेंशियल्स के अंदर ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। 14,381 करोड़ की मार्केट कैप है इसकी। इसका स्टॉक पी जो है 38.1 का है। 38.1 का पी, आप अगर इसके पी से ही कंपेयर करेंगे तो आपको थोड़ा एक्सपेंसिव लगेगा। क्योंकि ऑल टाइम हाई इसका जो भी 3 इयर्स में अगर आप देखोगे तो अभी नीचे आ रहा है, लेकिन 5 इयर्स के अंदर कहीं ना कहीं ये अपने पी के अराउंड है, ठीक है, मीडियन पी के आसपास है। और 1 ईयर पी में तो ऑलरेडी ये काफी ऊपर दिख रहा है, क्योंकि इसने एक बॉटम बनाया था लगभग 27 पी के आसपास, क्योंकि तब इसका भाव काफी नीचे आ गया था स्टॉक का। लेकिन नेट नेट पी जो है मुझे लगता है फेयरली वैल्यूड है। और इस भाव पर भी कोई कंपनी अगर खरीदना चाहता है तो खरीद सकता है। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, नो डाउट। कंपनी के फाइनेंशियल में आपको आगे दिखाता हूँ। फाइनेंशियल अच्छे हैं इनके। आरओसी 27% का है, आरओई 22.8% का है, काफी हेल्दी है। डेट टू इक्विटी 0.17 है, कंपनी के पास ज्यादा डेट नहीं है। लॉन्ग टर्म डेट कंपनी के पास में थी, उन्होंने पे ऑफ कर दी है। शॉर्ट टर्म डेट है जो कि वर्किंग कैपिटल की है, तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। प्लेज परसेंटेज 0 है। वेरी गुड थिंग इज दैट कि मैनेजमेंट ने अपना कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा हुआ। बात करते हैं इनके प्रॉफिट एंड लॉस की। अगर आप इनका क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे तो आपको एकदम फ्लैट नजर आएगा क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपैरिजन में, क्योंकि हर एक क्वार्टर इनका डिफरेंट होता है। एक सिक्लिकल टाइप बिजनेस है, तो यहाँ पे जो ग्रोथ है लगभग फ्लैट है। 2 करोड़ से ज्यादा इन्होंने सिर्फ रेवेन्यू इंक्रीज किया है अपना, ठीक है। 0.25% की ग्रोथ आपको यहाँ दिख रही होगी। मार्जिन 1% से घटा है, क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर काफी रहा है इनके रॉ मटेरियल के ऊपर, तो इसीलिए इनका 1% से मार्जिन कम हो गया है। डेप्रिसिएशन कंपनी का बढ़ गया, 19 करोड़ से 23 करोड़ हो गया। डेप्रिसिएशन तभी बढ़ता है जब कंपनी के प्लांट इंक्रीज होते हैं, तो इनके प्लांट्स बड़े हैं इसलिए इनका डेप्रिसिएशन बढ़ गया है। और यहाँ पे एक चीज जो है, प्रॉफिट्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 93 करोड़ किया था, यहाँ पे 87 करोड़ किया है। लगभग 6 करोड़ से प्रॉफिट कम आया है। उसके रीजन ये है, एक तो इन्फ्लेशन जिसकी वजह से इनके रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ गए। दूसरा, इनके एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बढ़ गया है। इन्होंने मनीष मल्होत्रा को हायर किया है एक प्रीमियम कैटेगरी को डिजाइन करने के लिए, वहां पे खर्चा बढ़ा है। प्लस इन्होंने एक ऑफिस स्पेस भी लिया है, वो एक वन टाइम एक्सपेंस है 5 करोड़ के आसपास का, तो वो दोबारा नहीं आएगा। लेकिन हाँ, उसकी वजह से भी इनका जो प्रॉफिट है कहीं ना कहीं कम हुआ है। नेट नेट अच्छी बात यह है कि कंपनी का जो वॉल्यूम है वो घटा नहीं है, वॉल्यूम जो है वो फ्लैट है। एनुअली अगर आप देखोगे तो एनुअली ग्रोथ अच्छी आई है। 42% ग्रोथ इन्होंने 2022 में करी है और 20% ग्रोथ इन्होंने 2023 में करी है। मैं आपको 2 साल की ग्रोथ इसलिए फोकस करने के लिए दिखा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि बाकी की ग्रोथ अगर आप देखोगे तो कंपनी 17%, 10%, 11%, 12% से ग्रो करती आ रही थी, ठीक है। यहाँ कोविड में थोड़ा इनको इम्पैक्ट रहा। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये वाला जो एरिया था ये थोड़ा स्लो डाउन था, और यहाँ से ग्रोथ रिवाइवल होती हुई नजर आ रही है। रिवाइवल से मतलब ये है कि जो इंडस्ट्री होती है, अगर आप रियल स्टेट को फोकस करोगे, क्योंकि इसका डायरेक्ट लिंक रियल स्टेट के साथ भी है। घर जितने ज्यादा बनेंगे उतना ज्यादा लकड़ी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, उतना ज्यादा इनके बोर्ड्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, एक्सपोर्ट्स बढ़ता है। तो इनका 50% ज्यादा इनका एक्सपोर्ट भी है, तो एक ग्लोबल रिवाइवल भी होता है। एक इंडिया के अंदर रिवाइवल तो हो ही रहा है साथ साथ। कहने का मतलब ये है, रियल स्टेट अगर बूम करेगा, और जिस हिसाब से रियल स्टेट बूम करता हुआ दिख भी रहा है अब, तो सेंचुरी प्लाईवुड और इसके जैसी बाकी कंपनीज को भी एक बेनिफिट मिलेगा। और आपको दिख ही रहा है 42% 2022 में वॉल्यूम ग्रोथ इनका दिख गया है, यहाँ पे रेवेन्यू के अंदर 20% यहाँ पे दिख गया है। प्लस आने वाले साल भी मुझे इसके पॉजिटिव लगते हैं। वो इसीलिए क्यों? क्योंकि इंडिया जो है अब एक अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहा है। गवर्नमेंट का भी काफी अच्छा एक सपोर्ट है गवर्नमेंट की तरफ से। प्रधानमंत्री आवास योजना है, क्योंकि डायरेक्टली वो रियल स्टेट को टैकल करता है वो योजना जो है। तो रियल स्टेट बढ़ेगा तो ऑफकोर्स ये वाला खर्चा बढ़ेगा। अर्बनाइजेशन के अंदर लोग जो अपने घर बना रहे हैं, जो घर रेनोवेट कर रहे हैं, वहां से एक डिमांड क्रिएट होती है। प्लस एक्सपोर्ट के अंदर भी ग्लोबली डिमांड जो इनकी बढ़ रही है, क्योंकि इनकी क्वालिटी अच्छी है तो इनका एक्सपोर्ट्स भी काफी अच्छे हैं।
प्लस पर कैपिटा इनकम का भी एक अच्छा इम्पैक्ट है इस बिजनेस के ऊपर। पर कैपिटा इनकम से मतलब ये है कि आप काफी वीडियोस में मेरे सुन चुके होंगे, क्योंकि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होगा, जैसे जैसे लोगों की जेब में पैसा आएगा ना, लोग डिस्क्रिशनरी स्पेंड को बढ़ाएंगे। डिस्क्रिशनरी स्पेंड वो होता है जिस खर्चे को आप रोक सकते हो कुछ टाइम के लिए, आपको अगर नहीं करना है तो भी आप सर्वाइवल, आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल आईफोन खरीदना है किसी को, तो आईफोन क्या डिस्क्रिशनरी है, जिसको जरूरत है, जिसको शौक है वो खरीदेगा, जिसको नहीं शौक है वो दूसरी कंपनी का फोन लेकर के भी कम पैसे में अपना काम चला लेगा, काम तब भी उसका रुकेगा नहीं। तो कहने का मतलब ये है, जैसे लोगों की जेब में पैसा आएगा पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, लोग अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा इनहांस करेंगे, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज करेंगे, तो ऑफ कोर्स फर्नीचर पे खर्चा करेंगे, अपने किचन के ऊपर रेनोवेशन कराएंगे, बाथरूम या जो भी उनका घर है या जो भी उनके ऑफिसेस हैं, जहां जहां भी आप वुड को यूज करते हो, वो सारी चीजों की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। प्लस इंडिया के अंदर जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, इंफ्रा का मतलब ये है स्कूल्स बनेंगे और हॉस्पिटल्स बनेंगे, और तो वहां पे भी लकड़ी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा कंट्री का, तो ऐसा नहीं कि रोड बन जाएगा तो बाकी और चीजें नहीं बनेंगी, नहीं, रोड बिल्डिंग्स बनेंगी तो बाकी चीजों की भी पैरेलल डिमांड बढ़ेगी। तो आप रियल स्टेट और इंडिया की ग्रोथ को इन कंपनीज के जरिए भी प्ले कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्टली रियल स्टेट कंपनी खरीदनी है या डायरेक्टली आपको कोई और कंपनी खरीदनी है, आप सेंचुरी प्लाईवुड जैसी कंपनी के साथ भी रियल स्टेट को प्ले आउट कर सकते हो। पैरेलल प्ले कहते हैं इसको, तो ये पैरेलल प्ले आप कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताऊं बेसिकली जो इनके मार्जिन आप देख रहे हो 16-15% के पास हैं, इनके प्रॉफिट्स पिछले 2 साल के अंदर काफी अच्छे से इंक्रीज हुए हैं। बैलेंस शीट की बात करें तो इनकी काफी हेल्दी रिजर्व्स हैं, 1892 करोड़ के हैं। बोरिंग्स जो है 327 करोड़ आपको दिख रही है। मैंने आपको जैसे बताया लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कंपनी ने पे ऑफ कर दी है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है 312 करोड़ की, और उससे ज्यादा की इनके पास रिजर्व्स है, प्लस इन्वेंट्री भी है, तो वो कंपनी पे ऑफ कर देगी। फिक्स एसेट्स कंपनी के इंक्रीज हो रहे हैं, 1069 के हैं। कैश इन वर्किंग कैपिटल में आपको कुछ पैसा दिख रहा है, वो इसीलिए क्योंकि कंपनी अपने प्लांट्स इंक्रीज कर रही है, उसके खर्चे है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी कर रही है। तो बैलेंस शीट इनकी हेल्दी है। बात करते हैं इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो की, ये काफी स्ट्रांग है। बहुत कम कंपनीज में ऐसा देखने को मिलता है कि मैनेजमेंट ने पिछले 3 सालों में अपना स्टेक सेल ही नहीं किया है। 73% पे स्टेक था, 73% पे आज भी है, मतलब मैनेजमेंट अपना स्टेक मूव ही नहीं कर रहा है आगे पीछे, मतलब होल्ड करके बैठा है स्ट्रांगली, क्योंकि उसको भरोसा है अपनी कंपनी के ऊपर। एफआई की होल्डिंग भी काफी हेल्दी है, 5.61% की है। डीआई की 14.12% की है। डीआई ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है, एफआई ने थोड़ा सा कम किया, क्योंकि एफआई इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होने की वजह से अपना स्टेक फ्लक्चुएट करते रहता है। और जो वीक हैंड्स है पब्लिक, उसके पास 7.23% का स्टेक है। वीक हैंड्स का स्टेक आप देख रहे हो ग्रेजुअली कम होता जा रहा है, और वीक हैंड से स्टॉक कौन लेके जा रहा है? वीक हैंड से स्टॉक लेके जा रहा है स्ट्रॉन्ग हैंड। ठीक है, एफआई और डीआई। तो वीक हैंड सेल कर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि स्टॉक का भाव जो है मूव नहीं कर रहा है, और जो स्ट्रॉन्ग हैंड है वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करता जा रहा है। इसी तरीके से मार्केट के अंदर काफी बार आप देखोगे स्टॉक जो कंसोलिडेशन फेज में होते हैं, वो इसीलिए क्योंकि ऑपरेटर जो है वो पब्लिक के हाथ से स्टॉक को खींच रहा होता है। मैंने एक रील भी डाली थी केपीआईटी के ऊपर, अगर आपने नहीं देखी तो रील आप चेक करना। ठीक है, तो काफी स्ट्रांग है इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न। बात करते हैं कंपनी किस तरीके का कैपेक्स कर रही है, और ये कैपेक्स इन्होंने यहाँ पे देखो बता रखा है कि ये सेंचुरी प्लाईवुड कैपेसिटी एक्सपेंशन है। ये इनके एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 18 के ऊपर। हाई प्रेशर लैमिनेट्स का कंपनी ने खर्चा किया है, 200 करोड़ का कंपनी प्लांट लगा रही है, जिससे इनकी कैपेसिटी इतनी बढ़ जाएगी। और ये शुरू कब होगा? Q3 FY24, मतलब ये जो साल चल रहा है इसके Q3 में, मतलब ये जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ये शुरू हो जाएगा, क्या पता हो भी चुका हो। कंपनी ने प्लाईवुड के ऊपर खर्चा किया है, एक प्लांट लगाया उसका, जिसके 60,000 CBM से वो इंक्रीज करके कैपेसिटी 150 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। पंजाब में शुरू होगा वो Q4 में, मतलब अगले क्वार्टर के अंदर, जो कि जनवरी फरवरी मार्च वाला क्वार्टर होगा। पार्टिकल बोर्ड शुरू होगा Q4 FY25, मतलब अगले साल में शुरू होगा ये। और 550 करोड़ का खर्चा है, बहुत बड़ा खर्चा किया है इसके ऊपर। एमडीएफ बोर्ड पे कंपनी ने 700 करोड़ खर्च करे, मतलब काफी बड़ा वॉल्यूम इनको एमडीएफ बोर्ड से आता है। इन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में बताया जो मेजर जो इनको रेवेन्यू आता है वो एमडीएफ बोर्ड से ही आता है। और ये शुरू होगा H2 FY24, मतलब जो क्वार्टर हमारा अभी सितंबर में खत्म हुआ है वहां पे ये शुरू हो चुका होगा। नेट नेट कहने का मतलब ये है, जो रेवेन्यू हमने यहाँ पे अभी देखा है, ठीक है, जो कंपनी यहाँ पे कर रही है, इस रेवेन्यू के अंदर आपको आने वाले सालों के अंदर जो प्लांट इनके शुरू हो रहे हैं उसका रेवेन्यू आपको इसके अंदर ऐड होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि काफी बड़ी कैपेसिटीज हैं ये। ऑफकोर्स कंपनी ने अगर यहाँ पे खर्चा किया है तो कंपनी को कहीं ना कहीं आइडिया है किस तरीके से ग्रोथ रिवाइवल हो रही है, कंपनी को कहीं ना कहीं आइडिया है किस तरीके से इनके एक्सपोर्ट्स निकलेंगे, इनको आइडिया है किस तरीके से इंडिया की ग्रोथ प्ले आउट करने वाली है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहीं पे बताता हूँ, वो ये है कि कंपनी ने काफी खर्चा किया है अपनी डेटा साइंस के ऊपर। डेटा साइंस का मतलब ये है, जो लोग डेटा साइंस में काम करते होंगे उनको आइडिया होगा, डेटा साइंस इज मोर ऑफ लाइक स्टडिंग द डेटा। किस तरीके का डेटा? मार्केट स्टडी करना, कि मार्केट के अंदर इनके कॉम्पिटिटर्स किस तरीके का प्ले आउट कर रहे हैं, किस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा हो रही है, कौन सी कंट्री में ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, कौन से कैटेगरी के लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, प्रीमियम कैटेगरी ज्यादा बिक रहा है या फिर नॉर्मल कैटेगरी में बिक रहा है, किस सिटी में ज्यादा डिमांड आ रही है, किस महीने में ज्यादा खर्चा हो रहा है। मतलब एक तरीके से मार्केट को ओवरऑल एक एक माइन्यूट डिटेल को उसको स्टडी करना, ये काफी अच्छी चीज है जो कंपनी कर रही है। काफी उसके ऊपर कंपनी खर्चा भी कर रही है, तो उससे इनको बेनिफिट मिलेगा मार्केट को स्टडी करने में। तभी ये लोग प्लान कर पाते हैं कितना खर्चा करना है, किस प्लांट पे करना है, किस लोकेशन पे करना है।
कंपनी ने सेल्स फोर्स भी इंप्लीमेंट किया है अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को और एनहांस करने के लिए और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और ये सारी जो चीजें हैं ये बैकएंड की चीजें होती हैं, इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। और यहाँ से मैनेजमेंट का विजन पता लगता है कि मैनेजमेंट कितना स्मार्ट और कितना स्ट्रांगली अपनी कंपनी को बैकएंड से लीड कर रहा है। क्योंकि प्रॉफिटेबल कंपनी को देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर करना आसान है, वो तो पैसा खर्च करेगी हो जाएगा, बैंक लोन देगा हो जाएगा, लेकिन कहाँ करना है, किस तरीके से करना है, किस कैटेगरी के अंदर करना है, कहाँ फोकस करना है, कितना एडवर्टीजमेंट करना है, वो सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। और वहां पे फिर मैनेजमेंट का विजन काम आता है, मैनेजमेंट की कैपेबिलिटीज वहां दिखती हैं। तो नेट नेट ये है इनका पूरा एक जो एक्सपेंडिचर है, प्लस इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल है लेटेस्ट, इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ, मेजर डिस्कशन इनके मार्जिन से रिलेटेड है। ठीक है, मैंने पूरा पढ़ लिया। मार्जिन कंपनी के जो है मैं आपको वैसे ही बताया था, 15% के आसपास अभी इस क्वार्टर के अंदर रहे हैं। कंपनी का टारगेट है कि रॉ मटेरियल अगर इनका प्राइसेस बढ़ भी रहे हैं तो कंपनी के मार्जिन 13-14% के आसपास स्टेबल रहनी चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज, इन्होंने एक प्रीमियम कैटेगरी लॉन्च करी है जिसको मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया है, ठीक है, साइनिक लैमिनेट्स के नाम से। तो वहां पे कंपनी को मार्जिन थोड़े अच्छे मिलने की उम्मीद है क्योंकि वो एक प्रीमियम कैटेगरी है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पता होना चाहिए वो ये है कि मैनेजमेंट ने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करी है, और इंटरेस्ट रेट के बारे में इसलिए बात करी कि डायरेक्टली इंपैक्ट करता है रियल स्टेट को। रियल स्टेट इंपैक्ट होगा तो ऑफकोर्स सेंचुरी प्लाईवुड और इसके बाकी जैसी कंपनीज जो एक रियल स्टेट में यूज होते हैं इनके प्रोडक्ट्स, उसके ऊपर इंपैक्ट आता है। तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट कटेगा तो ऑफकोर्स घरों की डिमांड बढ़ेगी, घरों की डिमांड बढ़ने से क्या होगा, सेंचुरी प्लाईवुड और ऐसी ही कंपनीज के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, इनकी लकड़ी की डिमांड बढ़ेगी, फर्नीचर की डिमांड बढ़ेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी चीज, इंटरेस्ट रेट के घटने से रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी घटेंगे। क्यों? क्योंकि जो एक इन्फ्लेशन बढ़ा है ना, उसके ऊपर एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोल आएगा, और इन्फ्लेशन जब थोड़ा सा नीचे जाएगा तो ऑफकोर्स रॉ मटेरियल के प्राइसेस नीचे जाएंगे, रॉ मटेरियल प्राइसेस नीचे जाएंगे तो इनके मार्जिन जो है थोड़े से इंप्रूव होंगे। तो डायरेक्टली इंपैक्ट है रियल इंटरेस्ट रेट का इस कंपनी के ऊपर। बट आने वाले क्वार्टर्स आपको बेटर देखने को मिलेंगे जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट घटेगा। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज ये, कंपनी ने जो है लॉन्च किया है 10 फीट टाइल्स को, जो कि इनका फोकस है एक्सपोर्ट करना यूरोप के अंदर, और इनकी कोशिश रहेगी 20% CAGR से उसको ग्रो करना। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है कंपनी के ग्रोथ के एंगल से कि कंपनी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है और बुलिश है उसको लेकर के। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कंपनी ने यहाँ बताई है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक आर्टिकल आया था, ठीक है, और उसके अंदर गवर्नमेंट ने ये मेंशन किया था, PLI इन फर्नीचर के बारे में बात हुई थी। अभी ये चीज अप्रूव नहीं हुई है। PLI इन फर्नीचर का मतलब ये होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। जो लोग भी इसमें प्रोडक्शन करेंगे गवर्नमेंट उसको कोई ना कोई इंसेंटिव देगी, चाहे वो टैक्सेशन में दे या और तरीके से दे। गवर्नमेंट का ये प्लान है। गवर्नमेंट काफी सेक्टर्स के अंदर PLI ला चुकी है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर PLI आ चुका है, एथनॉल के अंदर PLI आ चुका है, और बाकी सेक्टर्स में आ चुका है। तो अगर इन फर्नीचर के अंदर आया तो डेफिनेटली जो चाइना है वो काफी बड़ा एक्सपोर्टर है फर्नीचर का, या वियतनाम है, ये लोग काफी बड़े एक्सपोर्टर है। तो इंडिया काफी बड़ा एक्सपोर्टर बन सकता है अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कीम आती है। पॉइंट टू नोट ये है कि गवर्नमेंट इसके बारे में विचार कर रही है, और अगर गवर्नमेंट का ये विचार सक्सेसफुल होता है और ये गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर देती है तो डेफिनेटली सेंचुरी प्लाई और ऐसी ही कंपनीज को बहुत एक बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा आने वाले सालों में। तो ये चीज अप्रूव नहीं हुई है, लेकिन ये पॉइंट आप जरूर अपने दिमाग में रखो, कभी आपको ऐसी कोई न्यूज देखने को मिले तो आपको कहीं ना कहीं प्राइस मूवमेंट्स इन स्टॉक्स के अंदर देखने को अच्छी मिलेगी। और फ्यूचर के एंगल से देखो ये एक अच्छा प्ले आउट है। तो नेट नेट यही पूरी कॉन्फ्रेंस कॉल। अब बात करते हैं इनके टेक्निकल्स की, और टेक्निकल्स में आपको मैं दिखाता हूँ। देखो अभी करंट जो प्राइस चल रहा है स्टॉक का वो 647 का है, और 647 का प्राइस आज से 3 साल पहले भी यही प्राइस था। आप देख रहे हो 2021 नवंबर की बात हो रही है यहाँ पे, जो डेट आप देख पा रहे हो। 3 साल पहले जिसने स्टॉक खरीदा था उसको अभी तक कोई रिटर्न बन के मिला नहीं है, वो स्टॉक में अभी फंसा हुआ है। और फंसा हुआ नहीं है क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे अभी ये कंसोलिडेशन में है, और ऑपरेटर जो है धीरे धीरे करके स्टॉक लेके जा रहा है। तो कंसोलिडेशन के अंदर है स्टॉक, पहली चीज। दूसरी चीज ये है जिसने यहाँ खरीदा है उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है, कंपनी अच्छी है, कंसोलिडेशन के अंदर चल रही है वो इसीलिए क्योंकि जो भाव आपको 2020 के अंदर देखने को मिलेगा ना, लगभग 200 रुपए का, वो भाव 3 साल या 1 साल के अंदर यहाँ से कुछ महीनों के अंदर लगभग 3 गुना से ज्यादा हो गया था। और अगर मैं उससे पीछे जाके आपको दिखाऊं तो स्टॉक कहीं ना कहीं 100 रुपीज के आसपास था, यहाँ पे 2020 में एकदम बॉटम आउट किया था, और 2021 के अंदर इसमें 7 टाइम्स की ग्रोथ आई थी। ठीक है, तो 7 टाइम्स की ग्रोथ आना ऑफकोर्स कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसलिए स्टॉक कंसोलिडेशन के अंदर आ गया, पहली बात। क्योंकि EPS ग्रोथ काफी इंपॉर्टेंट होती है, और वो EPS ग्रोथ में आपको दिखाता हूँ 2021 में कितनी थी। आप प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आके यहाँ पे देखोगे 2021 के अंदर कंपनी ने 191 करोड़ का प्रॉफिट किया था, और उसके बाद भी जो इनके 2 क्वार्टर्स थे उसके अंदर सितंबर वाला 99 करोड़ था, मतलब काफी सॉलिड था। और उसके बाद ही इसका स्टॉक प्राइस एकदम रॉकेट की तरह तेजी पकड़ ली थी इसने, ठीक है। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे तो अब इनके प्रॉफिट्स काफी हेल्दी हो गए, एनुअल ग्रोथ के हिसाब से 199 वन करने वाली कंपनी 384 करोड़ कर रही है, और आगे इससे और बेटर करेगी। तो ये स्टॉक प्राइस कहीं ना कहीं अभी कंसोलिडेशन में है, और हो सकता है और थोड़ा कंसोलिडेट करे, लेकिन जब चलेगा तो बहुत तेजी से ये स्टॉक चलेगा, क्योंकि इतना लंबा कंसोलिडेशन है पहली बात तो इसके अंदर, और ऑपरेटर बैठे हैं इसमें बहुत सारे, आप देख रहे हो इन्वेस्टर्स के अंदर सारा जो स्टॉक है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है, तो स्टॉक चलेगा तो जरूर। पहली बात देखो, रिकमेंडेशन कोई नहीं है बाय सेल की, जो टेक्निकल्स में देख पा रहा हूँ सिर्फ वो बता रहा हूँ। स्मॉल कैप कंपनी है, रिस्क ज्यादा है, बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से जरूर सलाह ले लें, ठीक है। मुझे कंपनी अच्छी लगती है, मैं इसको लेके बुलिश इसीलिए हूँ क्योंकि
इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के साथ साथ जो मैंने आपको पूरा बताया, अर्बनाइजेशन और पूरा जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पूरा जो प्ले आउट होने वाला है इंडिया के अंदर, जीडीपी ग्रोथ जो चल रही है वो ऐसे ही नहीं होगी, वो ऑफकोर्स ग्रेजुअली आने वाले 3 से 7 साल में आपको देखने को मिलेगी। कंपनी का खुद का टारगेट है 2030 तक अपने रेवेन्यू को 12,000 करोड़ करने का। ठीक है, इनका जो भी एनुअल रेवेन्यू है ना वो 3600 करोड़ का है, कंपनी का टारगेट है 12,000 करोड़ करने का, और वो इनके एनुअल जनरल मीटिंग में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, मैंने पढ़ा है उसके अंदर। तो कंपनी खुद टारगेट कर रही है 4 गुना अपने रेवेन्यू को लेके जाने की आने वाले 7 ईयर्स के अंदर या 6 ईयर्स के अंदर। ठीक है, ऑफ कोर्स ये अपने प्लांट को इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि इनको कहीं ना कहीं वो नंबर गेम पता है ग्रोथ का, जो हमें नहीं पता है, जो इनको पता है ऑफ कोर्स, क्योंकि ये उस सेक्टर के पार्ट है, उस इंडस्ट्री का पार्ट है, उस एनालिसिस को डिटेल में जानते हैं। तो जिन्होंने नीचे खरीदा है इस भाव पे, वो आराम से स्टॉक को लेके बैठे हैं और इसको एटलीस्ट 3 साल का व्यू पॉइंट लेके चले, 4 साल का। वो इसीलिए क्योंकि कंपनी जिस हिसाब से ग्रो कर रही है, जिस हिसाब से इनके प्लान्स है, पहली बात जिन्होंने यहाँ खरीदा है टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपका मन कर रहा है आप यहाँ पे और ले लो और फिर वेट करो 2 साल 3 साल के व्यू के साथ, हो सकता है थोड़ा और कंसोलिडेट करे, 3 4 महीने और इसी भाव पे निकाल दे, और हो सकता है ये स्टॉक यहाँ से रॉकेट कर जाए या थोड़ा नीचे मिल जाए। जिनको लगता है कि नीचे के भाव आएगा हम तब खरीदेंगे, तो चांसेस थोड़े से कम है। क्यों? क्योंकि सेंटिमेंट्स अभी बुल रन के हैं। स्टॉक फेयरली वैल्यूड है, 38 का इसका पी है, कहीं 634 पर है ये, और 634 पे होने का मतलब ये है कि इसने यहाँ एक अच्छा सपोर्ट ले लिया है इस भाव पर आने को। तो ये कहीं ना कहीं आपको ये 602 और यहाँ 580 के लेवल पर भी मिल सकता है। अगर मार्केट में सेंटीमेंट थोड़े से अगर नेगेटिव हुए तो ये भाव आपको थोड़े से और नीचे के लेवल्स दिखा देगा, वो कोई बड़ी बात नहीं। ये वाले 580 या उससे नीचे आपको मिल सकता है, लेकिन डिपेंड करता है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस मार्केट में किस तरीके से होंगे, किस तरीके के सेंटीमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो यही है पूरा एनालिसिस इस कंपनी का। आपका कोई भी क्वेश्चन हो स्टॉक से रिलेटेड तो आप जरूर कमेंट करें, मैं आपको जरूर आंसर करूंगा उसके बारे में। आपका क्या व्यू है स्टॉक से रिलेटेड, आप वो भी जरूर बताएं, आपको क्या लगता है ये वुड इंडस्ट्री। और अगर आप वुड का बिजनेस करते हो, आप इस इंडस्ट्री को अगर समझते हो, तो प्लीज वो भी जरूर कमेंट करना, आपको इस कंपनी के बारे में क्या लगता है, क्योंकि आपका विजन काफी स्ट्रांग होगा, क्योंकि आप इसमें डील करते हो। अगर आपको अगर एनालिसिस के अंदर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो पूरी वीडियो में, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और एक कमेंट जरूर करें। जैसा भी हो, अच्छा बुरा आपको जो भी लगा हो वीडियो में, प्लीज वो कमेंट जरूर करें। काफी अप्रिसिएशन मिलता है आप लोगों के कमेंट से। और मेरे चैनल पे आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगी जो मैंने आपके साथ अभी रिसेंट में शेयर करी है। अगर आप इस बुल रन के अंदर अच्छी कंपनीज ढूंढ रहे हो तो मैं आपको कुछ कंपनीज यही बताता हूँ। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन हाँ आप ये एनालिसिस एजुकेशन पर्पस के लिए देख सकते हो। जो वीडियो है वो बेसिकली डीसीएक्स सिस्टम्स, ग्रेविटा, पीएसपी प्रोजेक्ट, रेमंड, वरुण बेवरेजेस, मिसेस वेक्टर फूड्स, ये अच्छी कंपनीज हैं जो कि मुझे उम्मीद है कि आने वाले सालों में इनका बिजनेस अच्छा ग्रो करेगा इंडिया के साथ साथ। तो आप इन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।